Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024894 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 94 का विश्लेषण, पेपर 94 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या व्याकरणीय अशुद्धि है। पढ़ते हैं, वी डिड द जॉब एज गुड एज वी कुड, हाउएवर यद्यपि इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का अर्थ है संतोषप्रद। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह एरर यहाँ है। एज गुड नहीं, एज वेल होना चाहिए। वी डिड द जॉब एज वेल एज वी कुड, हमने काम उतना अच्छा किया जितना हम कर सकते थे। यद्यपि इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री, किंतु ये संतोषप्रद नहीं रहा। विद्यार्थी इस बिंदु को समझें, शब्द डिड एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए गुड एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए जो कि है वेल। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। करेक्टेड वाक्य पढ़ा जाएगा, वी डिड द जॉब एज वेल एज वी कुड, हाउएवर इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, एक बार फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। पढ़ते हैं, देयर इज नोबडी दैट आई एस्टीम मोर देन योर फादर। शब्द एस्टीम का अर्थ है सम्मान करना। वाक्य में एरर कहाँ है? एरर यहाँ है, THEN नहीं THAN होना चाहिए। देयर इज नोबडी दैट आई एस्टीम मोर देन योर फादर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मैं आपके पिता से अधिक सम्मान करता हूँ। शब्द एस्टीम का अर्थ है सम्मान करना। विद्यार्थी ध्यान दें, जो गलत देन है वो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देन का अर्थ है तब, जबकि जो हमारा करेक्ट आंसर THAN देन है, ये एक प्रेपोजिशन तथा कंजंक्शन है। THEN देन तब वाला देन है। हमें चाहिए तुलना वाला, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आने वाला देन, जो कि होगा THAN। हमारा आंसर ऑप्शन सी की जद में है, सी के सीमा क्षेत्र में है, सी ही हमारा आंसर होगा। देयर इज नोबडी दैट आई एस्टीम मोर देन योर फादर। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं, द जज डिसमिस द एक्सट्रेनियस एविडेंस। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सट्रेनियस का अर्थ है असंबद्ध या असंगत। जिस चीज का कोई ताल्लुक या लेना देना ना हो, बाहर की चीज हो, उसे कहते हैं एक्सट्रेनियस। एविडेंस है सबूत या साक्ष्य। बिकॉज इट वॉज नॉट डैश टू द ट्रायल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज नॉट पर्टिनेंट टू द ट्रायल। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द पर्टिनेंट का अर्थ है संबद्ध या इंग्लिश में रेलेवेंट। जज ने उस बाहरी या असंबद्ध एविडेंस या साक्ष्य या सबूत को डिसमिस कर दिया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो संबद्ध नहीं था, रेलेवेंट नहीं था टू द ट्रायल। पर्टिनेंट का अर्थ है संबद्ध, इंग्लिश में रेलेवेंट। विद्यार्थी अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें, उनकी समीक्षा कर लेते हैं। प्रिटेंशियस का अर्थ है आडंबरी या दिखावटी। शब्द इम्पेडिमेंट का अर्थ है बाधा या रुकावट। इसके लिए विद्यार्थी एक सिनोनिम भी नोट कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल या हर्डल। और अंतिम ऑप्शन एब्जेक्ट, एक बहुत अच्छा शब्द है। एब्जेक्ट का अर्थ है दयनीय या एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गया हो, जैसे बहुत भारी दयनीय स्थिति को कहते हैं एब्जेक्ट मिजरी। एब्जेक्ट का अर्थ है बहुत ही दयनीय स्थिति आदि, जिसमें आपका सम्मान आदि बहुत निचले स्तर पर गिर गया हो। एब्जेक्ट के लिए एक सिनोनिम हो सकता है मिजरेबल। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं वाक्य को, राजा राम मोहन रॉयज स्ट्रगल डैश सती प्रथा हैज अर्नड हिम ग्रेट रिस्पेक्ट। राजा राम मोहन रॉयज स्ट्रगल अगेंस्ट सती प्रथा। स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग का अर्थ है किसी चीज के विरुद्ध किया गया संघर्ष। राजा राम मोहन रॉय का जो संघर्ष था सती प्रथा के खिलाफ, उसके बदौलत उन्हें बहुत सम्मान मिला। अर्नड हिम ग्रेट रिस्पेक्ट। अन्य कोई प्रेपोजिशन स्ट्रगल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, फॉर नहीं, इन नहीं, ओवर नहीं। स्ट्रगल अगेंस्ट सम इशू, सम प्रॉब्लम एटसेट्रा। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा।
आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर, निर्देश विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। शब्द है इंसिपिड, जिसका अर्थ होता है बेस्वाद या फीका फीका। अगर आप भोजन को इंसिपिड पाते हैं तो भोजन बेस्वाद है, अगर आप अपने जीवन को इंसिपिड पाते हैं तो जीवन बेस्वाद है, फीका फीका है। हमारा आंसर होगा टेस्टलेस। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। शब्द प्राउड का अर्थ है गर्वीला या अभिमानी। सकारात्मक अर्थ में प्राउड गर्वीला है, नकारात्मक अर्थ में अभिमानी या घमंडी। शब्द डिलेक्टेबल के दो प्रमुख अर्थ हैं, पहला है स्वादिष्ट और दूसरा है बहुत आकर्षक। तो डिलेक्टेबल फूड है तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वेपिडिटी का अर्थ है नीरसता या डलनेस। वेपिड है डल या नीरस, वेपिडिटी है नीरसता या डलनेस। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि वेपिडिटी के स्थान पर वेपिड रहा होता तो इसे जरूर कंसिडर किया जा सकता था, फिलहाल नहीं। इंसिपिड एक एडजेक्टिव है और वेपिडिटी एक नाउन जिसका अर्थ है नीरसता। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए फिर से वही निर्देश है, हमें बताना है प्रश्न शब्द का पर्यायवाची। प्यूसिलेनिमस का अर्थ है कायरतापूर्ण या कायराना। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार या एटीट्यूड प्यूसिलेनिमस है तो बहुत कायराना है, कायरतापूर्ण है। हमारा आंसर होगा कावर्डली। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। जेनरस का अर्थ है उदार या बड़े दिल वाला। अगर आप एक जेनरस इंसान है तो आप बड़े उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। हॉटी का अर्थ है अभिमानी या घमंडी। और रिस्ट्रेंड एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है नियंत्रित या निरुद्ध या किसी चीज़ की सीमाओं में बंधा हुआ। तो नियंत्रित, निरुद्ध या फिर किन्हीं चीज़ों की सीमाओं में बंधा हुआ। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर, निर्देश है चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का विलोम है, उल्टा है। शब्द है फोरबेयरेंस। फोरबेयरेंस का अर्थ है सहनशीलता या सहन शक्ति। विलोम शब्द होगा इनटॉलरेंस, क्योंकि फोरबेयरेंस का अर्थ है सहन शक्ति या फिर टॉलरेंस। विलोम शब्द होगा इनटॉलरेंस, असहिष्णुता या फिर असहनशीलता। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। पेशेंस का अर्थ है धैर्य, सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है आत्मनियंत्रण, ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हो सकता है। और प्रेफरेंस का अर्थ है प्राथमिकता या वरीयता। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर, एक बार फिर से हमें बताना है प्रश्न शब्द का विलोम या फिर ओपोजिट। देखते हैं, प्रश्न शब्द है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का अर्थ है किसी चीज की ओर आपका झुकाव या सहज वृत्ति। अगर आपके मन में किसी चीज की तरफ प्रीडिलेक्शन है तो आपके मन में एक नैसर्गिक या प्राकृतिक झुकाव है, उस तरफ आप उस चीज को पसंद करते हैं, उस तरफ आपकी व्यक्तित्व का झुकाव है। हमारा आंसर होगा डिटेस्टेशन। डिटेस्टेशन का अर्थ है घृणा या नापसंदगी। प्रीडिलेक्शन में आप किसी चीज की ओर प्रवृत्त होते हैं, आप मानसिक रूप से उधर झुके हुए हैं। डिटेस्टेशन इससे उल्टा है, नफरत है, घृणा है, हेट्रिड है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। कंफ्यूजन आप जानते हैं, उलझन। एबनॉर्मेलिटी का अर्थ है असामान्यता। किसी चीज का असामान्य होना उसका अबनॉर्मल होना है और उसकी नाउन होगी एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता। फॉन्डनेस का अर्थ है किसी चीज़ के प्रति चाव, लगाव या पसंद। अगर आपको किसी चीज़ के प्रति बहुत लगाव है, मन में उसके प्रति बहुत आसक्ति है, अनुराग है, तो फिर आपके मन में उस चीज़ के प्रति फॉन्डनेस है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई दोष नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। शब्द है न्यूमैटिक। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द न्यूमैटिक में पहला लेटर पी साइलेंट रहता है, तो शब्द का उच्चारण या प्रोनंसिएशन है न्यूमैटिक। न्यूमैटिक का अर्थ है वायवीय या वायु दाब से चालित। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें, यदि कोई मशीन या सिस्टम जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक्स अगर न्यूमैटिक हैं तो वायु दाब से चालित है। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं। ऑप्शन बी की स्पेलिंग में गलती है, अंत में SY नहीं CY होना चाहिए। शब्द टेंडेंसी का अर्थ है प्रवृत्ति, एम्फेटिक में अंतिम के गलत है। एम्फेटिक का अर्थ है पुरजोर या जोरदार, जैसे एम्फेटिक सपोर्ट।
और अंतिम ऑप्शन सिम्प्टोमेटिक की स्पेलिंग भी गलत है, एम और टी के बीच में पी होना चाहिए था, शब्द होना चाहिए सिम्प्टोमेटिक। विद्यार्थी ध्यान दें, सिम्प्टोमेटिक एडजेक्टिव है नाउन सिम्प्टम का, किसी चीज के लक्षण, जैसे कि सामान्य भाषा में रोग के लक्षण कहलाते हैं सिम्टम्स, तो सिम्प्टोमेटिक हुआ सिम्टम्स पर या लक्षणों पर या रोग आदि के लक्षणों पर आधारित। तो यदि कोई ट्रीटमेंट या उपचार सिम्प्टोमेटिक है तो फिर रोग के लक्षणों को ध्यान में रखकर उसे सुझाया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन ए न्यूमेटिक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ सेमी प्रेशियस स्टोन कंसिस्टिंग ऑफ आयरन पायराइटीज। विद्यार्थी ध्यान दें, कीमती पत्थरों को या फिर रत्नों को कहा जाता है प्रेशियस स्टोन्स, उपरत्नों को सेमी प्रेशियस स्टोन। तो एक सेमी प्रेशियस स्टोन जिसमें आयरन पायराइटीज होता है, एक अयस्क है आयरन पायराइटीज, इससे प्राप्त होने वाले हम उपरत्न को कहते हैं मार्कसाइट। विद्यार्थी ध्यान दें, मार्कसाइट एक उपरत्न है जो कि सामान्यतः ग्रे से लेकर के हल्के येलो कलर का होता है, उपरत्न है मार्कसाइट। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। शब्द रूबी एक रत्न है, प्रेशियस स्टोन है जिसे हिंदी में कहते हैं माणिक। ऑप्शन सी सफायर भी एक रत्न है, प्रेशियस स्टोन है जिसे हिंदी में कहते हैं नीलम। विद्यार्थी ध्यान दें, यद्यपि गहरे नीले रंग को भी सफायर कहते हैं, तो सफायर या फिर ब्लू सफायर भी कई बार कहा जाता है जिसका अर्थ है नीलम। यद्यपि सफायर के पूर्व येलो सफायर हो तो वो पुखराज होगा, किंतु सिर्फ सफायर या ब्लू सफायर है तो अर्थ लिया जाएगा नीलम से। सीमेंट आप सभी जानते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन बी मार्कसाइट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से हमें मिला है निर्देश, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, बहुत प्रसन्न और ऊर्जा से भरपूर या लबरेज, हमारा आंसर होगा इब्बिलियंट। इब्बिलियंट का अर्थ है प्रसन्न व ऊर्जा से भरपूर। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन बी है एक्सूबरेंस। एक्सूबरेंस का अर्थ है प्रसन्न व ऊर्जा से भरपूर होने की स्थिति, तो प्रसन्नता व ऊर्जा से भरपूर होने की स्थिति। हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, जबकि एक्सूबरेंस है नाउन। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि हमें एक्सूबरेंस के स्थान पर एक्सूबरेंट मिला होता तो अवश्य आंसर हो सकता था। एक्सूबरेंट सिनोनिम है बिलियंट का, फिलहाल नहीं, क्योंकि हमें एक्सूबरेंस नहीं एक्सूबरेंट चाहिए। ईगर का अर्थ है उत्सुक और डेस्पोंडेंट का अर्थ है हताश, मायूस या निराश, तो ऑप्शन ए एबिलियंट सही उत्तर है। एक्सूबरेंस नाउन है, हमें चाहिए एडजेक्टिव एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंस का अर्थ है प्रसन्नता व ऊर्जा से भरे होने की स्थिति। ईगर, डेस्पोंडेंट आप जानते हैं उत्सुक व मायूस अथवा निराश। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर हमारा निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, चूज नो सब्स्टिट्यूशन और नो इम्प्रूवमेंट। पढ़ते हैं। द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कंट्री। डिक्लेयर का अर्थ है घोषणा करना, इमरजेंसी का अर्थ है आपातकाल। सामान्यतः कहते हैं डिक्लेयर एन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, तो डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अथवा डिक्लेयर एन इमरजेंसी, वाक्य में कोई एरर नहीं है। तानाशाह ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। प्रपोज का अर्थ है प्रस्तावित करना। ऑर्डर का अर्थ आप जानते हैं आदेश देना। शब्द डिक्री एक बहुत अच्छा शब्द है। डिक्री का अर्थ है किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश या फिर राजकीय हुक्मनामा। सो डिक्रीड उसकी वर्ब है, डिक्री वर्ब भी है, नाउन भी है। डिक्रीड थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, अर्थात न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाना या फिर राजकीय हुक्मनामा जारी किया जाना। हमारा आंसर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट ही रहेगा। आपातकाल घोषित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से वही निर्देश है। हमें चुनना है सब्स्टिट्यूशन रेखांकित सेगमेंट या खंड के लिए। पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स एट दिस कॉलेज आर मैथ्स टीचर्स।
इस महाविद्यालय में ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, ज़्यादातर शिक्षक हैं, वो गणित के शिक्षक हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स एट दिस कॉलेज आर मैथ्स टीचर्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। मैथ्स टीचर का अर्थ है मैथ्स पढ़ाने वाला शिक्षक। मैथ्स टीचर का प्लूरल होगा मैथ्स टीचर्स। वाक्य में एरर कहाँ है? हमें यहाँ अपोस्ट्रोफी एस मिला है, इसे अपोस्ट्रोफाइज करने की आवश्यकता नहीं थी। टीचर का प्लूरल टीचर्स होगा, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अन्य ऑप्शंस को एक नज़र देख लेते हैं। ऑप्शन बी मैथ्स टीचर, मैथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है जो गलत है। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं, टीचर इन मैथ्स भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, मैथ्स टीचर्स। मोस्ट ऑफ द टीचर्स एट दिस कॉलेज आर मैथ्स टीचर्स। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन्स पर निर्देश है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। नीचे एक वाक्य है जिसमें एक रेखांकित इडियम है या मुहावरा। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका ठीक ठीक अर्थ बताता हो। किरण पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन शी लर्न्ड दैट शी हैड फेल्ड द एग्जाम वंस अगेन। विद्यार्थी ध्यान दें, टू पुल अ लॉन्ग फेस का अर्थ है टू लुक सैड, दुखी दिखना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। किरण पुल्ड अ लॉन्ग फेस अर्थात किरण लुक्ड सैड, किरण बहुत दुखी लगी, बहुत दुखी प्रतीत हुई। व्हेन शी लर्न, जब उसे पता चला दैट शी हैड फेल्ड द एग्जाम वंस अगेन, वो एक बार फिर से परीक्षा में फेल हो गई थी। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। सीम्ड कंफ्यूज्ड, सीम्ड का अर्थ है प्रतीत होना, वो कंफ्यूज्ड प्रतीत हुई नहीं। लुक्ड एंग्री, गुस्से में नजर आई, बिल्कुल नहीं। सीम्ड अनकंसर्न्ड, विद्यार्थी ध्यान दें, अनकंसर्न्ड का अर्थ है बेफिक्र या किसी चीज से अप्रभावित, तो वो अप्रभावित या बेफिक्र प्रतीत हुई नहीं, वह दुखी नजर आई। किरण पुल्ड अ लॉन्ग फेस मीन्स किरण लुक्ड सैड। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन्स पर एक बार फिर से हमें दी गई इडियम के अर्थ का पता लगाना है। पढ़ते हैं, टू टेक समथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विद्यार्थी इस बात पे ध्यान दें, ग्रेन के स्थान पर पिंच, PINCH का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब आप किसी चीज़ को विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस चीज़ पर पूरा भरोसा नहीं करते। जब आप किसी चीज़ पे पूरी तरह रिलाई या भरोसा नहीं करते तो फिर आप क्या करते हैं? यू टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट और यू टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हमारा आंसर होगा नॉट टू बिलीव समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज़ पे पूरा भरोसा या एतबार न करना। अन्य ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। टू रिलाई ऑन समवन ब्लाइंडली, रिलाई का अर्थ है भरोसा करना, ब्लाइंडली का अर्थ है अंधे होकर। अंधे होकर किसी पर भरोसा करना बिल्कुल नहीं। टू रिलाई ऑन समवन रैशनली, रैशनली का अर्थ है विवेक पूर्वक तरीके से या वाइजली नहीं। टू रिलाई ऑन समवन प्रॉपरली भी नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉट टू बिलीव समथिंग कंप्लीटली। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन्स पर निर्देश है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस में लिखा गया एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरीके से पैसिव वॉइस में बदल दे। पढ़ते हैं, इट इज हाई टाइम दे एड्रेस दिस प्रॉब्लम। विद्यार्थी सबसे पहले इस क्लॉज का टेंस पहचाने। दे एड्रेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। टेंस हुआ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। एक अन्य बिंदु पर ध्यान दें, इट इज हाई टाइम अथवा इट इज अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जब हम इस खंड को, इस क्लॉज को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारी रचना होगी, हमारे वाक्य की बनावट होगी, दिस प्रॉब्लम वॉज एड्रेस्ड। आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम लेते हैं वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज हाई टाइम दिस प्रॉब्लम वॉज एड्रेस्ड। दिस प्रॉब्लम सिंगुलर है इसलिए वॉज एड्रेस्ड। विद्यार्थी एक अन्य बिंदु पर ध्यान दें, बाई देम का वाक्य में ना होना वाक्य को गलत नहीं बना देता। बाई देम, बाई द पीपल, बाई द गवर्नमेंट जैसे एजेंट्स या डूअर्स ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं। इट इज हाई टाइम दैट प्रॉब्लम, नहीं, दिस प्रॉब्लम वॉज एड्रेस्ड। ऑप्शन सी कहता है इट इज हाई टाइम दिस प्रॉब्लम वॉज बीइंग एड्रेस्ड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है इट वॉज हाई टाइम दिस प्रॉब्लम वॉज एड्रेस्ड, इट वॉज नहीं, इट इज। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन्स पर
निर्देश है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ एक वाक्य मिला है और हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसको ठीक तरीके से डायरेक्ट स्पीच में बदले। तो हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य को डायरेक्ट स्पीच में। पढ़ते हैं। द ट्रैवलर, ट्रैवलर है यात्री, इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, फार्मर से पूछा इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, इन का अर्थ है धर्मशाला। इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है उस यात्री ने उस किसान से पूछा क्या वो उसे बता सकता था सबसे करीबी धर्मशाला का रास्ता, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य के प्रकार को और रिपोर्टिंग वर्ब को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब इंक्वायर्ड ऑफ, पास्ट टेंस में, इसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को जब बदला गया होगा तो वाक्य में के टेंस में बदलाव हुआ होगा। इफ ही कुड टेल हिम, इफ अथवा वेदर कंजंक्शंस है इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों के। तो हमारा वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है और रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए थी पास्ट में। इन दोनों चीजों के आलोक में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर कोट कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है इसलिए कैन बदलेगा कुड में, सो कैन यू टेल मी। दूसरा बिंदु प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो तो आप जानते हैं कंजंक्शंस इफ अथवा वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर कोट कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इनडायरेक्ट हुआ द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या वो उसे नज़दीकी किसी धर्मशाला का पता बता सकता था। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर वेयर इज द नियरेस्ट इन, नहीं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है, WH इंटरोगेटिव वर्ड का नहीं। द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर विच इज द नियरेस्ट इन, नहीं। ऑप्शन डी कहता है द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर कोट कैन यू टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट इन, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा द फार्मर सेड, द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर कोट कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या आप मुझे सबसे करीबी धर्मशाला का मार्ग बता सकते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। हमें मिला है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक प्रश्न। आप जानते हैं किसी पैराग्राफ या पैसेज के सेगमेंट्स को रैंडम तरीके से ऊपर नीचे लिख दिया गया है। हमारा टास्क है हम उन्हें पढ़ें और उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। पढ़ते हैं। एज इट बिकम्स वी, जब ये हम बनता है। व्हेन इट एसोसिएट्स विद इटसेल्फ विथ आई, जब ये खुद को आई से जोड़ता है वी बन जाता है। द वर्ड यू शुड काउंट इट सेल्फ विथ आई, जो शब्द यू है इसको खुद को आई के साथ गिनना चाहिए। इट रिमेन्स एन अलोन यू एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स आइसोलेटेड। अलोन का अर्थ है अकेला, आइसोलेटेड है पृथक। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड एंड फ्रेंडली सोसाइटी, इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है कि शब्द यू या तुम या आप में अगर हम आई मिला लें तो हो जाएगा वी, हम, तुम और मैं मिलके हुए हम। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं SQ और PR। और अब पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड S। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड एंड फ्रेंडली सोसाइटी, एक अच्छा और मित्रवत समाज बनाने के लिए द वर्ड यू शुड काउंट इट सेल्फ विथ आई, शब्द यू या आप है उसको किसके साथ खुद को गिनना चाहिए, आई के साथ। उसके उपरांत P, एज इट बिकम्स वी, जब यू और आई मिल गए तो क्या बना, एज इट बिकम्स वी व्हेन इट एसोसिएट्स इटसेल्फ विथ आई, तो फिर ये शब्द बन जाता है वी जब शब्द यू किससे एसोसिएट करे खुद को, किससे जोड़े खुद को, आई के साथ। और अंतिम खंड होगा सिर्फ R। इट रिमेन्स एन अलोन यू, ये अकेला यू रहता है, अगर वो आई से एसोसिएट ना करे, ये अकेला यू रहता है एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स आइसोलेटेड। और ये यू या तुम, अकेला आप रहता है जब तक कि यह अकेला बना रहता है, पृथक रहता है। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जो S से शुरू हो, उसके उपरांत Q तथा PR हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं।
आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 से 98 हमारे पास है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पढ़ें और फिर उसे हल करें, और यदि समय कम हो तो आधा पैसेज पढ़ें फिर उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं। सोल सिटी गवर्नमेंट, सोल शहर राजधानी है साउथ कोरिया की। सोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। पुअरली का अर्थ है जो अच्छे तरीके से नहीं किए गए, ट्रांसलेटेड का अर्थ है अनुवादित, स्ट्रीट साइंस है सड़कों पर जो चिन्ह होते हैं। विथ प्राइजेस ऑन ऑफर, इनाम दिए जा रहे हैं। फॉर डैश हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, स्पॉट का अर्थ है पता लगाना, एरर्स का अर्थ है मिस्टेक्स या गलतियां। इट्स रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन, कैंपेन का अर्थ है अभियान। डैश ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक, अलाइक का अर्थ है समान रूप से, कोरियंस और विदेशियों दोनों को समान रूप से इस कैंपेन में शामिल किया जा रहा है। टू कीप देयर आईज पील्ड, कीप योर आईज पील्ड एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी आंखें खुली रखना या सतर्क रहना। फॉर डैश इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट्स। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो गया है कि किसी अखबार कोरिया टाइम्स की कोई रिपोर्ट है जिसके मुताबिक राजधानी सोल की जो सिटी गवर्नमेंट है उसने एक अभियान चलाया है जिसमें लोग बताएं कि सड़कों पर जो चिन्ह होते हैं, पब्लिक साइंस होते हैं, उनमें क्या एरर है और उन एरर्स को पता लगाने के बाद ठीक करवाएं, और इसके लिए इनाम भी है। अब इसे हल करते हैं। सोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प, लोगों से मदद मांग रही है सोल की शहरी सरकार टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस, उन सड़कों के चिन्हों को ठीक किया जाए जिनका सही अनुवाद नहीं हुआ। विथ प्राइजेस ऑन ऑफर फॉर दोस्त का अर्थ है उन लोगों के लिए हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, जो सबसे ज्यादा गलतियों का पता लगाएंगे। स्पॉट का अर्थ है किसी एरर आदि का पता लगाना। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। दैट व दिस नहीं हो सकते क्योंकि सिंगुलर है। दीज भी नहीं, दीज यद्यपि प्लूरल है दिस का, किंतु उन लोगों की, अर्थात लोगों की जब बात हो रही हो तो हमें चाहिए दोस्त, दीज नहीं। आगे बढ़ते हुए, दोज हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा एरर्स या गलतियों का पता लगाएं। इट्स रनिंग डैश 2 वीक कैंपेन, इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन। विद्यार्थी ध्यान दें, 2 की शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड ट से, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, एन का नहीं, 1 और द भी नहीं। इट्स रनिंग, ये चला रही है। एक 2 सप्ताह का कैंपेन का अर्थ है अभियान। आगे बढ़ते हुए, 2 सप्ताह का अभियान। डैश ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक, कॉलिंग ऑन, कॉल ऑन का अर्थ है आह्वान करना या अपील करना। वो कोरियन लोगों और विदेशियों दोनों से समान रूप से उनका आह्वान कर रही है, उनसे अपील कर रही है टू कीप देयर आईज पील्ड, वो अपनी आंखें खुली रखें, सतर्क रहें। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। आस्क का अर्थ है मांगना या पूछना, किसी चीज़ की मांग करना भी या फिर कुछ पूछना। पुटिंग आप जानते हैं, टेकिंग भी नहीं। टेकिंग ऑन का अर्थ तो मुकाबला करना होता है, हमें चाहिए कॉलिंग ऑन जिसका अर्थ है आह्वान करना या अपील करना। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक टू कीप देयर आईज पील्ड, अपनी आंखें खुली रखें, सतर्क रहें। फॉर डैश इन इंग्लिश, फॉर मिस्टेक्स इन इंग्लिश, मिस्टेक्स का अर्थ है गलतियां, अंग्रेजी में, जापानीज में एंड चाइनीज टेक्स्ट में। टेक्स्ट का अर्थ है कोई लिखित चीज या लिखा हुआ कोई लेख। द कोरिया टाइम रिपोर्ट्स। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ब्लंडर का अर्थ है कोई गंभीर गलती, जनरली ए सीरियस मिस्टेक, गलती जो सामान्यतः गंभीर हो। ओवरसाइट का अर्थ है चूक या लापरवाही। वैसे विद्यार्थी ध्यान दें, चूक या लापरवाही के अलावा ओवरसाइट का एक अन्य अर्थ है जिसका अर्थ होता है सुपरविजन या पर्यवेक्षण। अंतिम ऑप्शन गफॉ एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है ठहाकेदार हंसी या ठहाकेदार हंसी, हंसना। हमारा आंसर ऑप्शन ए मिस्टेक्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, keep their eyes peeled for mistakes in English, Japanese and Chinese text, the Korea Time reports, there is a dash focus, there is a particular focus। particular का अर्थ है विशेष, विशेष फोकस या ध्यान दिया जा रहा है on public transport signs, जो सार्वजनिक यातायात के चिन्ह हैं, मैप्स नक्शे एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट्स। साइट्स का अर्थ है स्थल, ऐतिहासिक स्थलों पर जो
सूचना है, मैप्स है, साइंस है, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एज पार्ट ऑफ अ ड्राइव। ड्राइव का अर्थ भी अभियान या कैंपेन ही है। ये सब उस अभियान, उस कैंपेन का हिस्सा है टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स, ताकि जो विदेशी टूरिस्ट हैं उनका अनुभव और बेहतर हो सके इन द साउथ कोरियन कैपिटल, साउथ कोरिया की राजधानी में। साउथ कोरिया की राजधानी है सोल। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। सिग्निफाई का अर्थ है किसी चीज़ को दर्शाना। मिटिकुलस का अर्थ है अति सावधान। जब आप किसी काम को बहुत सावधानी से करें, बारीकियों पर बहुत ध्यान दें, आप हर चीज़ को लेके थरो हो या थरो अप्रोच का प्रयोग करें, तो आप हैं मिटिकुलस, बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला। इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, महत्वपूर्ण। हमारा आंसर ऑप्शन बी पर्टिकुलर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। हल करने की विधि से आप वाकिफ है। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर उन्हें हल करें। पढ़ते हैं। टेक एग्जामिनेशंस मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया by different organizations है संगठन which are held on an all India basis। विद्यार्थी ध्यान दें, held थर्ड फॉर्म है hold की। hold आयोजित करना, उसकी थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी held। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो गया है ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली एग्जाम्स के बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QP और SR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड होगा Q। Many students from all over India take examinations। Q के उपरांत P। विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप एक परीक्षा देते हैं, एक एग्जामिनी या परीक्षार्थी के रूप में, यू डोंट गिव एन एग्जामिनेशन, यू टेक एन एग्जामिनेशन, यू सिट एन एग्जामिनेशन और यू डू एन एग्जामिनेशन। तो परीक्षा देना है, टेकिंग एन एग्जामिनेशन, सिटिंग और डूइंग एन एग्जामिनेशन। Many students from all over India, Q उसके उपरांत P, take examinations परीक्षाएं देते हैं, उसके उपरांत खंड S, which are held on an all India basis जो कि पूरे भारत भर में आयोजित की जाती हैं। और अंतिम खंड सिर्फ R हो सकता है by different organizations, पूरे भारत में आयोजित की जाती हैं विभिन्न संगठनों द्वारा। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें सीक्वेंस हो Q, उसके उपरांत P और अंत में SR। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ A, ऑप्शन QPSR, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 100 अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हमें पता लगाना है वो शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन C। शब्द फॉरेन में I और N के बीच में G भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। FOREIGN शब्द की सही स्पेलिंग है, उच्चारण है फॉरेन, अर्थ है विदेशी। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। पहला ऑप्शन A, फोरसाइट का अर्थ है दूरदर्शिता या दूरदृष्टि। एपैथेटिक एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है तटस्थ या उदासीन, किसी चीज से बिल्कुल अप्रभावित। तटस्थ या उदासीन, जिसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम या पर्यायवाची हो सकता है इनडिफरेंट। और अंतिम ऑप्शन एंटिसिपेट का अर्थ है किसी चीज का पूर्वानुमान लगाना या किसी चीज को फोरकास्ट करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 94 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को नोट करें और बहुत बेहतर होगा उसे याद करने के साथ साथ अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।